Hello everyone, welcome to one more session of Quick Revision IAS. And before we start the discussion today, I would request all of you to switch the video speed to 1.5x. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी वीडियो देखना है और कैसे आंसर राइटिंग करना है. ठीक है, तो इसीलिए आप 1.5x के स्पीड में देखिए, ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी रहेगी. ठीक है, अब देखिए, जो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ आज, जीएस पेपर 1 का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, वो डिस्कस हो जाएगा. तो एक पूरा सेट कंप्लीट हो गया 2024 का. ठीक है, तो अब इसको यूटिलाइज कैसे करें. ठीक है, देयर आर 3 ways हाउ यू कैन यूटिलाइज all these 4 videos of GS paper 1 2024 civil service examination question paper. ठीक है, तो पहला जो वे है, आप खुद आंसर लिखिए GS पेपर 1 का, ऑल 20 क्वेश्चंस, टाइमर लगाइए 3 hours के लिए, पूरा लिखिए. ठीक है, सी वेदर यू हैव डन वेल इन राइटिंग बाय कंपेयरिंग योर आंसर with the answers which I have provided you in all these videos. ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20. सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलमोस्ट इस बार के मेंस के लिखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं पूरा. ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मेंस नहीं लिख रहे हैं इस बार, और जिनको अभी भी फियर है, ठीक है, आंसर राइटिंग का, तो सेकेंड मेथोडोलॉजी ये है कि यू वॉच ऑल द वीडियोस. ठीक है, जो 4 वीडियोस हैं, चलिए 4 नहीं, हर दिन आप एक वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, 5 क्वेश्चन सेट का, और आप देखने के बाद कंटेंट मैटर आपके पास आ जाएगा. उसके बाद आप वीडियो बंद कीजिए और वो 5 क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए. ठीक है, एंड जस्ट सी कि जो आपने सीखा है इस वीडियोस में, क्या वो आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं आंसर राइटिंग में. आई नो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं. ठीक है, हाउएवर कभी कभी कुछ पार्ट ऑफ एक क्वेश्चन सेट या फिर टॉपिक रिपीट हो जाता है, तो कंटेंट तब भी आपका काम आएगा. इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करना इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है. और थर्ड पार्ट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, भले ही जितना भी वो वेल प्रिपेयर्ड हो कंटेंट मैटर को लेके, फिर भी उनमें एक हिचकिचाहट होती है, एक मेंटल ब्लॉक होता है. तो मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाया है कि आप ये वीडियो देखते देखते ही आंसर लिखिए, कॉपी कीजिए. जो मैंने लिखा है यहाँ, या जो भी मैंने पॉइंट्स शेयर किया है, वही आप लिखिए पॉइंट्स, एग्जैक्टली वही इंट्रोडक्शन लिखिए, कंक्लूजन में भी वही लिखिए, एक्सक्यूज मी, बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर में भी वही लिखिए. ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस बनाइए लिखने का. इवन दो आपको मन नहीं करना है लिखने का, इवन दो आपके एक माइंड में एक मेंटल ब्लॉक है, इसीलिए ही मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है, ताकि जो बच्चों को लिखने में मन भी नहीं कर रहा हो ना, वो भी ये वीडियोस देखने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सके. सो दिस इज़ द 3 मेथोडोलॉजीज विच आर आई एम गिविंग यू. ठीक है, फर्स्ट वन वॉज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेल प्रिपेयर्ड. सेकेंड वन वॉज फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज आर वेल प्रिपेयर्ड बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती है. और थर्ड जो मैंने बताया किस तरह ये वीडियोस यूटिलाइज करना है, वो ये कि अगर आपको कुछ नहीं मन कर रहा है तो जस्ट कॉपी करना शुरू कीजिए. बिलीव मी, इस वीडियो में हो सकता है आप कॉपी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, और इस तरह 4-5 वीडियोस में आप खाली कॉपी ही कर रहे हैं, खुद से आंसर नहीं लिख रहे हैं. बट आई गारंटी यू, बाय द टाइम यू राइट और यू गो टू द 6th वीडियो एंड यू हैव completed a certain percentage of your main syllabus, you will be able to write the answers on your own. ठीक है, तो अब हमने मेथोडोलॉजीज़ या फिर किस वे से ये वीडियोस आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो देख लिया. अब हम बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ. ठीक है, अब देखिए, हम शुरू आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से.
Question 16 is a little bit technical, so we'll tackle it in the end. तो पहला question 17 number है, and the question is, what is regional disparity? How does it differ from diversity? How serious is the issue of the regional disparity in India? ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के लिए जो पहला आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें आप सिंपली रीजनल डिस्पैरिटी क्या है उसके बारे में डेफिनेशन लिख दीजिए, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ. इट इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स. और वो क्या है? पर कैपिटल इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट्स, हेल्थ आउटकम्स अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाइए. वो है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी. इसे आप डिफरेंस की तरह लिख सकते हैं, स्ट्रेट अवे शो द डिफरेंस. जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस एरिया रहता है. बट रीजनल डाइवर्सिटी में आपको प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेरिड कल्चर, लिंग्विस्टिक और जोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ अ रीजन दिखता है. ठीक है, अब implies inequality. The regional disparity part, regional diversity जो है वो significant है इसलिए क्योंकि आपको heterogeneity एक particular country की मालूम चलती है उनके diversity profile से, regional diversity profile से. अब regional disparity को एक negative connotation के साथ देखा जाता है, जबकि regional diversity को celebrate किया जाता है. either it is in अ पॉजिटिव सेंस या तो फिर न्यूट्रल एक कॉनोटेशन रहता है यूजुअली. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहे, यूजुअली, क्योंकि लिंग्विस्टिक इशू को लेके स्टेट्स में काफ़ी चर्चा में रहा है, कुछ स्टेट्स वेस्ट में और साउथ में भी. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि रीजनल डाइवर्सिटी में एकदम नेगेटिविटी नहीं है. थोड़ा सा टिंज आया है रिसेंट लेवल पे, बट मोस्टली इट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, फिर और क्या है ना, रीजनल डाइवर्सिटी जो है, रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो लीड कर सकता है टू सोशल अनरेस्ट, माइग्रेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और रीजनल डाइवर्सिटी ये आपका नेशनल आइडेंटिटी को एनरिच करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. रीजनल डिस्पैरिटी को ठीक करने के लिए हमें करेक्टिव पॉलिसीज़ चाहिए, जैसे कि इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं. ठीक है, और इंक्लूसिव पॉलिसी चाहिए रीजनल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का आंसर एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं. जस्ट सॉरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत. इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जाते हैं कि सीरियसनेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया कैसे आपको देखने को मिलता है. ठीक है, क्या देखने को मिलता है? मोस्टली सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में इंडिया हैज़ अ हायर GSDP. ठीक है, और जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में. अब देखिए, मैंने यहाँ डेटा नहीं दिया है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. जो भी उस साल का लेटेस्ट डेटा होगा किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेके आपको वो लिखना है. ठीक है, तो क्योंकि अगर आप सोच लीजिए नेक्स्ट ईयर आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी साल का डेटा आप लिखो. और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गैप्स इन सोशल डेवलपमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स हैव हायर लिटरेसी रेट कंपेयर टू ईस्टर्न स्टेट्स. आप हेल्थ के पैरामीटर्स भी ले सकते हैं. ठीक है, एजुकेशन के पैरामीटर्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिटरेसी के पैरामीटर लिए हैं. ठीक है, फिर थर्ड में क्या है, मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज स्पेसिफिकली टियर 1 and 2 cities provide quality infrastructure, thereby attracting more industrial investment. अब देखिए, जो
इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, चाहे बाहर से एमएनसी आए या इवन कंट्री के भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि इधर टीयर 1 या तो ज़्यादा से ज़्यादा टीयर 2 सिटीज़ में आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सिटीज़ में ज़्यादा बेटर कंडीशन में रहता है। ठीक है, सो दे प्रिफर दीज सिटीज़ रैदर देन गोइंग टू द रूरल एरिया और इंटरनल या फिर फॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन होता है ड्यू टू अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज़। ये आपको एक सीरियसनेस भी दिख रहा है रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल रहा है, राइज ऑफ रीजनलिज्म विद डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा स्टेट में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स इज़ more neglected, so that is why they want a separate state named कौशला। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स देके आप ये पॉइंट्स एनरिच कर सकते हैं। पॉइंट 6 में आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वास्ट ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेस हो रहा है ड्यू टू रीजनल डिस्पैरिटी, और आपका थ्रेट टू नेशनल कोहेशन एंड क्रिएटिंग डिविसिव सेंस बिटवीन प्रॉस्परस एंड पुअर रीजन्स, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो थोड़ा सा बेटर एनहांस हो जाएगा आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि पॉइंट नंबर 7 के लिए आप क्या एग्जाम्पल देने का चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो वे फॉरवर्ड पूछा नहीं गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फोकस करना था व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी। ठीक है, कितना सीरियस है मैटर, वही पूछा गया है। ठीक है, बट आप वे फॉरवर्ड में इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप अवॉइड कीजिएगा कि अगर आपने कोई एक नेगेटिव कनोटेशन में आंसर एक बॉडी पार्ट का लिखा है, तो जो एंडिंग ऑफ द आंसर है वो आप सल्यूशन प्रोवाइड करें और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा ब्रीफली, और फिर आंसर एंड हो जाएगा। तो वे फॉरवर्ड में आप कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात कर सकते हैं, एम्पावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, फिर टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ एमएसएमई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनना चाहिए, फिजिकल फेडरलिज्म, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। और कंक्लूजन में आप बहुत जनरल वे में भी एंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन अ वे फॉरवर्ड। यही एक पेनल्टीमम आपका कंक्लूजन बन जाता है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू $5 trillion इकोनॉमी इंडिया मस्ट टेक एंड इम्प्लीमेंट द अबव मेंशन्ड स्टेप्स, ये कह के आप एंड कर सकते हो आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आपको जो की डायरेक्टिव है वो कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आप पहले तो ये एग्जामिनर को बता दीजिए कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन कौन है इंडिया में। ठीक है, सिंपल ब्रीफ रखिए इंट्रोडक्शन, कौन है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, कौन कौन इंक्लूड होते हैं इनमें, आप उन स्पेसिफिक ग्रुप्स का नाम लिख दीजिए, दैट्स इट। अब देखिए, बहुत जन यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे जब अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टिक टू ओनली दीज 3 ग्रुप्स। ठीक है, SC ST या OBC, बट एक्चुअल में आपको अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन में माइनॉरिटीज़, विमेन, चिल्ड्रन और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को भी इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जाएंगे, और नॉट सेकेंड, इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे।
वो है कि पॉलिसीज ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज क्या है ये आपको एग्जामिनर को बताना होगा, और ये आपका एक बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर बनेगा। नंबर 1, रिजर्वेशन फॉर SC/ST, OBCs एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। सेकेंड पार्ट है स्माइल प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स। फिर थर्ड, उजाला स्कीम, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फीमेल्स के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, ये आप लिख सकते हैं। आप और भी पॉइंट्स दे सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस हैं, तो मैंने ये ऐड कर लिए। अब जो आप सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर्स पे आएंगे, ठीक है, वो ये है कि आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, बट फिर भी बेनिफिट्स जो है अफर्मेटिव एक्शन का, जो कि आर्टिकल 14 और सबसेक्शन 4 एंड 16 सबसेक्शन 4 में रिजर्वेशन का मिला है, एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को वो रियलाइज़ नहीं किया जा रहा है। और आपको आर्टिकल 15(3) भी लिखना है, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है रीजंस क्या हैं ये इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स के लिए। फर्स्ट तो लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। मैनी एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, मैनी रिजर्व पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी लाइव वेकेंट फॉर ईयर्स, ठीक है। इवन क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जाता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी की वजह से। सेकेंड पार्ट क्या है, absence of supporting mechanism, that is an underprivileged student lacks foundational primary and secondary education to survive competitive environment। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल चिल्ड्रन के केस में हो गया कि आप एक स्टूडेंट को भले ही रिजर्वेशन दे दीजिए, चाहे आप कितना ही अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, अगर उस स्कूल का फाउंडेशन या बेसिक ही स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आने वाले समय में जब दे पास क्लास 12 एंड दे सिट फॉर IIT एग्ज़ाम या फिर नीट एग्ज़ाम, दे विल नॉट सर्वाइव दैट कॉम्पिटिशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इवन आफ्टर सिक्योरिंग पोजिशन थ्रू रिजर्वेशन दे लेटर फेस सोशल स्टिग्मा और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स देखने को मिला है कि इवन दो PWD कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए होंगे बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज़, दे आर नॉट इन्वाइटेड टू गो फॉर द ट्रेनिंग इन द केस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं पास्ट में, ठीक है। अगर आपको नाम पता है यू कैन मेंशन दैट। पॉइंट नंबर 4, एक्सट्रीम पॉवर्टी मे पुश अ चाइल्ड टू ऑप्ट फॉर चीपर ऑप्शन फॉर ग्रेजुएशन। हो सकता है क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग या मेडिकल स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कॉस्टली हो गया है, तो अगर भी एक बच्चा नीट के थ्रू में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल पढ़ने के लिए उसको सीट मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ फीस ही माइट चूज इंजीनियरिंग, नॉट गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज। ये देखा गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। आपका फेवरेट पैट्रियार्कल माइंडसेट, इसके वजह से भी आपको इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिलता है स्पेसिफिकली फॉर वीमेन, ठीक है। अब पॉइंट 6 में एक्चुअल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन आर टेकन बाय दोज हु माइट प्रेजेंट फॉल्स सर्टिफिकेट। ये भी केस आपको देखने को मिला है, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बट क्योंकि ये प्रूवन केस है आप लिख सकते हैं वो पर्टिकुलर IAS ऑफिसर का नाम जिन्हें डिसमिस कर दिया गया है सर्विस से। Point number 7, lack of effective subcategorization where few caste within SC/ST reap maximum benefit. Now there are certain caste in SC category and STs, those who have highly benefited from reservation. तो अभी जैसे recently even Justice Gavai has said that creamy layer आ जाना चाहिए,
तो उसके लिए आपको सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि कौन से कास्ट के लोगों को अच्छे खासे बेनिफिट्स मिले हैं थ्रू द कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी. अभी कमिंग टू वे फॉरवर्ड, इम्प्लीमेंट डेटा ड्रिवन कास्ट सेंसस एंड डिजिटल वेरिफिकेशन फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी. ये आपको करना है. फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर फेक सर्टिफिकेशन, फॉस्टरिंग एनवायरनमेंट फॉर इंक्लूसिविटी, मेंटरशिप प्रोग्राम आप कर सकते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ विमेन रिजर्वेशन, ये बहुत टाइम है लेकिन फिर भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में. इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर इन SC/ST कैटेगरी, ये भी आप कर सकते हो. अभी देखिए इस क्वेश्चन में भी वे फॉरवर्ड नहीं पूछा गया था, बट क्योंकि आपका जो इससे पहले जो फैक्टर था, ठीक है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स हुआ है उसको आप सुधार कैसे सकते हो. तो इसलिए यहाँ पे भी आपको स्टेप्स देने पड़ेंगे. दैट्स वाई वे फॉरवर्ड बिकम्स इम्पॉर्टेंट. और अगेन कंक्लूजन में आप यही बता सकते हैं कि अबव मेथोडोलॉजी आप यूज़ करके या स्टेप्स यूज़ करके आप एक्चुअल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन रियलाइज कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे. ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग married women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? अब इस केस में इंट्रोडक्शन में आप एक सिंपल वे में एग्जामिनर को बता सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन सेक्टर्स में मिले हैं, ठीक है, उसके वजह से फीमेल माइग्रेशन काफ़ी आजकल देखने को मिला है, विच इज़ अ different kind of migration where which was seen earlier times में. earlier times में क्या होता था, women अगर migrate करती थी urban areas को, it was for marriage और as a unit of family. अगर parents migrate कर रहे हैं तो daughters या फिर female वो लोग भी उनके साथ migrate कर लेते थे. but this case में, अभी के केस में जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इंडिया के हर कोनों में आपको देखने को मिल रहा है, अभी फीमेल्स वेट नहीं कर रही हैं कोई फैमिली मेम्बर्स का. दे अलोन शिफ्ट टू द अर्बन प्लेस एंड कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ ड्यू टू द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दे गेट देयर. ठीक है. अभी इम्पैक्ट कैसे पड़ा है इसमें, सिंपल आपका देखिए, ज़्यादा मतलब आपको दिमाग नहीं ख़राब करना है ऐसे क्वेश्चंस में. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 पार्ट है, आपको 2 पार्ट में ही एड्रेस कीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पे टाइम बचाएंगे वो आप क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर लिखने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं. या तो फिर आपको अगर पूरा कॉपी फिर से यू हैव टू गो थ्रू, या आपने कोई एक आंसर का पार्ट आप भूल गए हैं या फिर आपने उसको लास्ट में लिखने का टाइम रखा है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट ओनली व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं बन रहा है, तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस करना है. इम्पैक्ट क्या बना है पर्सनल फ्रीडम पे? अर्निंग रेगुलर सैलरी प्रोवाइड्स देम फिनेंशियल इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है तो वो किसी तरह से भी अपना जो कैपिटल है वो यूटिलाइज़ कर सकती है, इधर हायर स्टडीज़ के लिए, या तो फिर लेटर ऑन इन फ्यूचर दे कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट कम्युनिटी सर्विलेंस. ठीक है. एग्जाम्पल, अरे XYZ की बेटी कल यहाँ रात के 8 बजे हमें दिखी या 9 बजे दिखी, ये सब डायलॉग नहीं सुनने को मिलेगा एक फीमेल पर्सन को अगर वो दूर हैं अपने घर से. ठीक है. फिर रिलेटिव एनोनिमिटी लीड्स टू मोर कंट्रोल ऑन लाइफ. इनफैक्ट जो फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट कम्युनिटी सर्वेलेंस में आप ये भी नोट किए होंगे, अभी जो रिसेंटली द गर्ल फ्रॉम गुड़गांव हु वाज मर्डर्ड बाय हर ओन फादर, द टेनिस प्लेयर, उन्हें भी कम्युनिटी से सुनना पड़ता था. एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि
कम्युनिटी ने कहा और फादर ने मर्डर कर लिया बच्ची का, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी का भी एक रोल होता है ऐसे सब इंसिडेंट में, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन तो फादर का ही था, सो ही वांटेड टू मर्डर हर ओन डॉटर, सो दैट वाज सैड पार्ट। बट हाँ, कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है, चाहे आप घर से दूर रह रहे हैं, घर के में साथ में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के, कुछ ना कुछ कम्युनिटी आस पड़ोस के लोग बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, रिलेटिव एनोनिमिटी मिल जाता है, क्योंकि अर्बन एरिया बहुत बड़ा होता है, नो वन नोज नो वन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, अपना चॉइस ऑन लेजर एक्टिविटीज़, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शी कैन वेयर, फ्रेंड्स किसको बनाना है, ठीक है। चॉइस ऑफ डिलेइंग मैरिज, ठीक है, चूजिंग लाइफ पार्टनर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी, ये भी होता है। एक्सपोजर टू डाइवर्स कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इंक्रीजेस देयर अवेयरनेस टू देयर राइट्स, ठीक है, जेंडर इश्यूज एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो बिल्डअप हो जाता है इसके वजह से। अब ये इम्पैक्ट कैसे करता है रिलेशनशिप विथ फैमिली, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, देख पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, देयर फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन फैमिली फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस और सिबलिंग्स एडुकेशन एलिवेट देयर स्टेटस। ऑब्वियसली आप जब फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फैमिली में तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर फैमिली जो कि बहुत ट्रेडिशनल सेंस में ऑपरेट करता है ना, वो आपको रोकेगा ही रोकेगा कि आपको नाइट शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में जो फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी बनता है वो एक सोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बन जाता है अमंग फैमिली मेम्बर्स। अभी पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि यूजुअली फैमिलीज़ बोलती हैं कि आप बिल्कुल फ्रीडम, हम अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, बट वो ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको फैमिली लाइफ जो है या फैमिली जो ऑनर है उसको भी बचा के रखना है, ठीक है, रादर देन कि बिल्कुल अपने ट्रेडिशंस या अपने हिसाब से लाइफ जीने के। पॉइंट नंबर 5 में ये है कि फैमिली रिलेशनशिप बिकम्स लॉन्ग डिस्टेंस, उसके वजह से मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल्स यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एंड सेम टेक्नोलॉजी अगेन एक काइंड ऑफ बन जाता है टूल फॉर पेरेंटल सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। और अगर आपका आईफोन सिंक रहेगा आपके पेरेंट्स के आईपैड के साथ, तो वो तो बिल्कुल आपके लाइक डायरेक्शंस भी नोट कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो थ्रू गूगल मैप्स। अब कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन, women are like carving out new modern identities while navigating space between personal aspiration and familial ties। अब देखिए यहाँ पे एक इशू है, हमने कंक्लूजन तो ये लिख दिया है और यूजुअली ऐसे देखा भी गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अब अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखो तो सिमिलर लगेगा, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम वेयर फीमेल्स हैव टू बैलेंस फैमिली ऑनर अलॉन्ग विद देयर प्रोफेशन एंड पर्सनल फ्रीडम, और यहाँ कंक्लूजन में भी कार्विंग आउट न्यू मॉडर्न आइडेंटिटीज वाइल नेविगेटिंग स्पेस बिटवीन पर्सनल एस्पिरेशन एंड फेमिलियल टाइज। ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंसिंग का ही बात किया जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा ना, तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि आप रिपीट कर रहे हैं पॉइंट, इवन दो ये दिस इज लुकिंग लाइक अ कंक्लूजन, बट ये पॉइंट नंबर 4 के साथ मैच कर रहा है, तो एग्जामिनर माइट फील दिस टू बी रेपिटेटेड, ठीक है, रेपिटेटिव है। तो इसके जगह आप कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि women have come a long way from fighting patriarchy to breaking glass ceiling in recent times, और globalization जो है that has played a major role in that। ऐसे करके आप आंसर एंड कर सकते हैं rather than writing this specific conclusion। देखिए आप लिख तो सकते हैं ये conclusion जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये repetitive हो जाएगा, ठीक है,
और हमें रेपिटेटिव नहीं देना है, हमें उनको एग्जामिनर को बताना है कि हम कंक्लूड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं आंसर। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हायर कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। ठीक है, तो इंडिया हैज़ एक्सेप्शनल कल्चरल डाइवर्सिटी, इन इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, विथ वाइड एरे ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी एंड ट्रेडिशन। हाउएवर इंडिया ऑल्सो फेसेस सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, जैसे सर्टन ग्रुप्स एक्सपीरियंस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब देख लेते हैं कोरिलेशन कहाँ दिखने आया है इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज लिखा गया है, तो आपको एनालाइज तो करना है कि हाई कोरिलेशन है बिटवीन इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़, बट आपको ये भी बताना है कि कहाँ पे नहीं देखने को भी मिल रहा है या ऑपोजिट है। ठीक है, तो आपको वो क्रिटिकली उस चीज़ को बताना भी है कि लो कोरिलेशन भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई कोरिलेशन देखने को मिले। तो पहला आपको एड्रेस करना है हाई कोरिलेशन कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कास्ट सिस्टम में दलित्स वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लैंड ओनरशिप विच इम्पैक्टेड देयर इनकम, हेल्थ, एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी देखने को मिल रहा है। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनका जो कल्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन लिविंग इन अ क्लोज रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, बट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के वजह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको यूजुअली डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ जो है उनके नेचुरल डेवलपमेंट में बाधा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन रेट है, पुअर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स है, और ये सचर कमेटी रिपोर्ट बताती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल जब ऐसे लिख दोगे ना, तो फिर क्या होगा कि एक आप एविडेंस दे रहे हो अपने आंसर में टू द एग्जामिनर कि ये आप खुद से नहीं बोल रहे हैं, इसका एविडेंस सचर कमेटी की रिपोर्ट में ही मेंशन हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में आप लिख सकते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अभी आपको रिसेंटली भी देखने को मिला होगा मणिपुर में कुकीज़ एंड मेटीज़ के भीतर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी फेस करते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटी। आप एग्जाम्पल सिविल सर्विस का ही दे दीजिए कि आप जो मेन का एग्ज़ाम है सिविल सर्विस में, आप वो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं 8 शेड्यूल का, बट बाकी जो लैंग्वेजेस उस जो 8 शेड्यूल्स में नहीं हैं उसमें आप ये एग्ज़ाम अपीयर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग है। ठीक है, फिर जेंडर एंड कल्चरल नॉर्म्स भी एक पर्टिकुलर लाइक अफेक्ट करता है, जैसे कि रूरल जो शेड्यूल कास्ट की वुमेन हैं, they are more likely to face multiple issues before completing their education as compared to कौन, the urban SC male। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन के हिसाब से भी जेंडर एंड कल्चरल नॉर्म्स भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोरिलेशन को अभी देयर आर एक्सेप्शन टू दिस कोरिलेशन, अभी एक्सेप्शन पे हम बात करते हैं क्योंकि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में आप पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, प्रॉस्परस माइनॉरिटीज़ भी हैं जैसे पारसीज एंड जैन्स, जो लाइक पॉपुलेशन में बहुत कम नंबर में हैं, बट दे हैव लाइक you can see that they demonstrate that cultural diversity is not a determinant of marginality. They are doing quite well in the way of per capita income। ठीक है, empowerment of certain subsection भी है of scheduled caste। We will continue with point number 2,
ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ सर्टन सबसेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल ट्राइब्स ड्यू टू अफर्मेटिव एक्शन, वो भी देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है minorities from Kerala have benefited from remittances and higher education and good health care। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आपको पीसा के थ्रू ट्राइबल्स कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक हियरिंग इन नियमगिरी हिल्स, ठीक है, विच कैंसल द माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, इट डिमांड्स a robust commitment to social justice, the dismantling of discriminatory structures and an inclusive society that celebrates diversity। ठीक है, अब लास्ट हम अभी जो आंसर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज ट्विस्टर? ठीक है, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड गल्फ ऑफ मेक्सिको? फेयरली सिंपल, एक लाइक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ट्विस्टर क्या है और क्यों एक सर्टन लोकेशन में ज़्यादातर ट्विस्टर्स देखने को मिलता है। और एक चीज़ है, अगर कोई जोग्राफिकल फिनोमेनन के बारे में पूछा गया है तो आप उसके मैकेनिज़्म ज़रूर बताइएगा, वो एक आपका आंसर का इम्प्लिसिट डिमांड बन जाता है। एंड 15 मार्क्स में तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। ट्विस्टर जो है वो फॉर्मली टॉर्नेडो का ही एक मतलब फॉर्म है। ठीक है, जो ट्विस्टर है वो बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है। फॉर्मली इसको टॉर्नेडो कहा जाता है, जो कि एक इंटेंस वायलेंट रोटेशन ऑफ एयर कॉलम है विच कैन मेक contacts with both earth surface and base of a cumulonimbus clouds। and इसमें क्या होता है, visible condensation आपको एक funnel देखने को मिलेगा whose narrow end touches the earth and the wider end जो है वो आपका is seen touching the cumulonimbus clouds। और इसमें जो आपका स्पीड होगा वो रेंज करेगा समवेयर बिटवीन 105 किलोमीटर पर आवर टू 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। दीज आर बॉर्न फ्रॉम पावरफुल थंडर स्टॉर्म्स कॉल्ड सुपर सेल। अब ये जो सुपर सेल है, अ रोटेटिंग अप ड्राफ्ट जिसको मेसोसाइक्लोन बोला जाता है, इज इनिशिएटेड बाय द विंड शेयर। ठीक है, अब विंड शेयर क्या होता है? द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और ये जो शॉर्ट मतलब चेंज होता है वो बहुत सडन होता है, इसी को ही विंड शेयर बोला जाता है। अब क्या होता है कि वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करता है विद इन दैट थंडरस्टॉर्म। दिस हॉराइजॉन्टल रोटेशन कैन बी टिल्टेड वर्टिकली बाय पावरफुल अप ड्राफ्ट। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ लार्ज रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर विद इन द स्टॉर्म। दिस रोटेशन when stretched downwards reaches the ground and twister is formed या फिर tornado is formed। अब क्यों ये ट्विस्टर जो है ये देखने को मिलता है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको एरिया में। अच्छा, लास्ट वीडियो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने लिखा था कि मैप कैसे हम इतना बढ़िया से बना सकते हैं, जो कि मतलब कुछ हद तक जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का मैप दिख रहा है, ठीक है, या इंडिया का मैप दिख रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि टेक एनी एटलास। ठीक है, एटलास में जो आप नॉर्मल पेजेस में देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडिया के मैप्स होंगे, वो नहीं लेना है आपको, बड़े इंडिया के मैप्स नहीं देखेंगे आप। जब एटलास में लास्ट पेजेस में जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा कि क्रॉप्स क्या बोलते हैं, राइस कल्टीवेशन कहाँ हो रहा है, या इवन आप जीसी लियोंग में भी छोटा सा इंडिया आप मैप आपको मिल सकता है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको काफ़ी सारे ऐसे बुक्स मिलेंगे जैसे कि माजिद हुसैन, जिसमें छोटा सा इंडिया का मैप होगा या वर्ल्ड मैप होगा। तो उसमें क्या कीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है,
ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ अपने मेमोरी को सर्व करते हुए। सॉरी, हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप हमने बनाया। अब ये इतना जल्दी क्यों बन गया? क्योंकि मैंने क्या किया कि पेंसिल लेके या पेन लेके वही छोटे से इंडिया मैप जो एटलास में पीछे वाले पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं वहाँ ट्रेस करना शुरू किया। जब आप डेली ऐसे 10 बार ट्रेस करोगे ना, एक टाइप की मेमोरी डेवलप हो जाती है, उसे मसल मेमोरी कहते हैं। यानी आपके हाथ खुद ब खुद ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस करो, विद इन अ मंथ यू विल सी दैट यू विल मेक a India map which will look like a Indian map, ठीक है? और you will draw like this world map which will look like, certainly अभी इतना छोटा छोटा आइलैंड के बारे में आपको नहीं सोचना है। बेसिकली आपको फोकस करना है कि जो रफली आपको देख के लग सके कि हाँ यही वर्ल्ड मैप है या यही वर्ल्ड है, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे भी इंडियन मैप कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी बनाना है, ठीक है? और यहाँ पे लक्षद्वीप बनाना है, यहाँ पे अंडमान निकोबार बनाना है। ऐसे आप डॉटेड लाइंस में भी दिखा सकते हैं। अभी ये इंडियन मैप कंप्लीट हुआ। नाउ कमिंग बैक टू आंसर राइटिंग, ठीक है? तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का मैप बना दीजिए। अब रीज़न क्या है? सेंट्रल और साउथ सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स इज रेफर्ड टू एज टोर्नेडो एंड ट्विस्टर एली। क्यों? यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, पोलर एंड मरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस मीट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या पॉइंट है? गल्फ ऑफ मेक्सिको से प्रोवाइड्स अ वास्ट गल्फ ऑफ मेक्सिको प्रोवाइड्स वास्ट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एंड अनस्टेबल एयर। थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम वेस्ट कोल्ड एयर कम्स फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स. This denser air mass slides over top of moist air mass from the Gulf and creates unstable atmospheric condition. At higher level of atmosphere क्या होता है? पोलर जेट स्ट्रीम आपका फ्लो करता है, combined with slow moving winds from Gulf at lower levels creates significant wind shear. और हमने डिस्कस किया था विंड शेयर क्या है? द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस. और फाइनली क्या होता है? टोपोग्राफी भी यहाँ पे बहुत काम आता है. जो द ग्रेट प्लेन्स हैं allows these distinct air masses to collide without obstruction and therefore we see huge number of twister in this region. ठीक है? कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि these twisters are also found in Australia, Argentina, बांग्लादेश, जापान. इवन इन सर्टन केसेस ईस्टर्न इंडिया में भी आपको ट्विस्टर देखने का मौका मिल सकता है. नॉट एज वास्ट और एज डेंजरस एज यू सी इन US स्पेसिफिकली, बट येस यू माइट. तो अगर आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में इंडिया में कहाँ पे ट्विस्टर या टोर्नेडो देखने को मिलता है, तो ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे आपको समझ में आ सकता है कि क्यों मिलता होगा, ठीक है? बिकॉज बे ऑफ बंगाल विल प्रोवाइड योर वार्म मॉइस्ट एयर, और जो मेन लैंड पेनिनसुला है इंडिया का, दैट विल प्रोवाइड योर कोल्ड एंड स्पेसिफिकली एयर कमिंग फ्रॉम द हिमालयस, एंड दैट इज़ द रीज़न ट्विस्टर यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है. लेकिन येस, इट्स वेरी रेयर एंड इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है. बांग्लादेश में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है? ओके, नाउ टुडेज डिस्कशन इज़ ओवर. वी विल सून स्टार्ट GS पेपर 2. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू like the video, please do press the like button and subscribe us, and also press the bell icon so that whenever the next video comes you will get a automatic update.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून। बाय।